अब इस मौके के ऊपर अगर हिजबुल्लाह शुमाल से लेबनान के जानिब से उसी तरह भरपूर हमले शुरू कर दे जिस तरह हमास जुनूब से कर रही है, और शाम की जानिब से अगर शाम की हुकूमत और ईरान हमले करना शुरू कर दें, और तुर्की और पाकिस्तान अगर नेवल ब्लॉकेड इसराइल का लगाएं और उनकी नो फ्लाई जोन ऊपर कायम कर दें, यकीन कीजिए कि 75 साल पुराना कैंसर जो मशरक़ वस्ता में बैठा हुआ है, इसको हम एक हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं। नाकाबिले यकीन बात लगती है ये, लेकिन इसराइल की रियासत इस वक्त इतने दबाव में है कि अगर चारों तरफ से मुसलमान ममालिक, चारों तरफ से मुसलमान मलेशिया, जनूब से हमास तो पहले ही कर रही है, नॉर्थ से हिजबुल्लाह भी अटैक कर दे, ईरान और शाम से भी हो, पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हो जाएं, इसराइल एक हफ्ता सस्टेन नहीं कर सकेगा। यह एक तारीखी मौका मुसलमानों को मिला है। हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तुर्की के साथ मिलकर एक ब्लॉकेड लगाएं इसराइल के खिलाफ, नो फ्लाई जोन कायम करें, नेवल ब्लॉकेड करें और हिट भी करें, मारे जाके। इसराइल में यह कैपेसिटी नहीं है कि बैक वक्त ये कई मुसलमान मुल्कों और मलेशिया के साथ मुकाबला कर सके। तो जंग इस वक्त यहां पहुंच चुकी है कि इसराइल ये चाह रहा है कि जितने ज्यादा नुकसानात गजा में कर सके कर दे, और उसके नतीजे में हमास को मजबूर किया जाए। हमास ये कह रही है कि हम कुर्बानियां देंगे, लेकिन अब गारंटी लेंगे इसराइल से कि बैतुल मक़दस और मस्जिद अक़सा की मस्जिद की हिफाजत की जमानत हमें दी जाए। तुर्की ये डिमांड कर रहा है मुसलमान मुल्कों से कि मुसलमान मुल्क इकट्ठे हों ताकि हम एक अमन फौज भेज सकें मस्जिद अक़सा में। यहां पर एक बहुत अहम नुक्ता समझाना और बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बदगुमानी तुर्की के रोल के हवाले से फैलाई जा रही है कि तुर्की के इसराइल से सफारती ताल्लुकात हैं, तो तुर्की किस तरह फिर पहले सफारती ताल्लुकात तोड़े फिर बात करे। यह जहालत की बात है। एक बात याद रखिएगा कि जिस तरह ईरान के इसराइल से कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है, और ईरान ने जिस तरह हमास के मुजाहिदीन को असलहा और वेपन्स और टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दी है, वो काम उन्होंने बहुत शानदार किया। लेकिन अगर फलस्तीन या गाजा के अंदर मुसलमानों को कोई मुल्क इमदाद दे रहा है तो वो तुर्की है। तुर्की ने अपने सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ उनको इस्तेमाल कर इसराइल के अंदर फलस्तीन के इलाकों में ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं कि जिससे बराह रास्त लाखों फलस्तीनियों को फायदा पहुंच रहा है। अगर गाजा में बिजली पहुंच रही है तो वो जो जनरेटर प्लांट था वो तुर्की का है। अगर वहां पे मेडिकल और स्कूल और फैसिलिटीज और तालीमी निजाम और अस्पताल और साफ पानी के प्लांट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो वज़ाइफ हैं, स्टाइपेंड्स हैं, वो सब तुर्की के दिए हुए हैं। तुर्की ने वाहिद दुनिया का मुसलमान मुल्क है जिसने इस सफारती ताल्लुकात को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। वो काम किया है जो ईरान नहीं कर सकता, वो काम किया है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। तुर्की ने उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करते हुए इसराइल के अंदर जाकर फलस्तीन के मुसलमानों के लिए जिंदगी आसान की है, जो यहूदी वो सहूलतें उनको नहीं दे रहे थे। इसराइल की मजबूरी है, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा मुसलमान मुल्क उससे सफारती ताल्लुकात कायम करें, तो इसलिए तिलमिलाता है, गुस्सा दिखाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता तुर्की के साथ, क्योंकि अगर तुर्की से ताल्लुकात तोड़ता है तो यह इसराइल के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत बड़ी जिल्लत है कि देखो बड़े बड़े मुसलमान मुल्क तो सफारती ताल्लुकात तोड़कर दूर जा रहे हैं। तो इस इसराइली कमजोरी को तुर्की ने बड़े खूबसूरती से इस्तेमाल किया, और जो जबान तुर्क सदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह तुर्क कौम इस वक्त इसराइल के खिलाफ खड़ी है, इतनी खुरेज दुश्मनी है इसराइल के साथ उनकी। आपको ये बात आपको मालूम है कि माजी में जब एक पूरा बहरी जहाज मावी मरमरा के नाम से तुर्की ने भेजा था गाजा में, उसको इसराइल ने रोका था, जहाज को जब्त कर लिया था, लड़ाई हुई थी, और तकरीबन तुर्की और इसराइल जो है वो जंग के करीब आ गए थे। लिहाजा ये गलतफहमी में न रहे, तुर्की इसराइल का दोस्त नहीं है। जहां तक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का ताल्लुक है, वो हमने भी मुशरिक हिंदू से कायम किए हुए हैं, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे जो तुर्की कर रहा है। पाकिस्तान को तो चाहिए था कि इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को इस्तेमाल करे कश्मीरी मुसलमानों की मदद के लिए, लेकिन हम ये नहीं कर रहे। लेकिन तुर्की ये काम कर रहा है, लिहाजा तुर्की के साथ ज्यादती न करें। वो काम जो ईरान नहीं कर सकता, जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, वो तुर्की कर रहा है। लेकिन अब वक्त है इस बात का कि अगर बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया, अगर मजीद 10, 15, 20 दिन गुजर गए, तो खतरा इस बात का है कि इतनी शहादतें होंगी गाजा में कि शायद हमास मजबूर होकर फिर विड्रॉ कर जाए, और ये क्योंकि इसराइल की पूरी रियासत की ताकत उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और फिर मस्जिद अक़सा का मामला दोबारा वहीं चला जाएगा जहां पहले था, कि यहूदियों को जुर्रत हो जाएगी कि शेख जर्राह की तरह बाकी महलों पर कब्जा करना शुरू कर दे और मस्जिद अक़सा पे बार बार हमले करते रहें और वहां शहादतें हों, जैसे इस रमजान में आपने देखी। तो इस वक्त हम तारीख के नाजुक तरीन दौर पर हैं। आप फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ भी करें, लेकिन असल काम इंडिविजुअल्स का नहीं है। यह नहीं है कि आप एक राइफल उठा के मैं भी फलस्तीन चला जाऊं। अब जो काम है वो रियासतों का है। अब जो काम है बड़े बड़े मलेशिया मिलिटेंट ग्रुप्स का काम है।
हिजबुल्लाह का है, हमास का है, शाम से है, ईरान की हुकूमत का है, तुर्की का है, पाकिस्तान का है। अरब मुल्क कुछ भी नहीं करेंगे। मिस्र ने सरहद बंद की हुई है अपनी, लेकिन पाकिस्तान अगर मिस्र से बात करे रियासत के लेवल पर तो मजबूर कर सकते हैं मिस्र को कि वो सरहद खोले कि पाकिस्तानी कॉन्वॉयज जो हैं, हमारे जो फौजी दस्ते हैं, प्रोटेक्शन फोर्स है, हमारी मेडिकल सप्लाईज हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो हम गाजा में दाखिल कर सकें वहां के मुसलमानों की मदद करने के लिए। रियासत की सतह पर बात की जा सकती है मिस्र से, लेकिन इंडिविजुअल मेरी तो जाहिर है इफराद की नहीं सुनेंगे वो, कि आप जाके कहें कि मिस्र की सरहद पे खड़े हो जाए कि गाजा का दरवाजा खोलो, ऐसे नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की रियासत बात करे, तुर्की बात करे तो हो सकता है। तो इस वक्त हम ऐसे मकाम पर खड़े हुए हैं कि अपनी आंखों के सामने हम तारीख बनते देख रहे हैं। पहली मर्तबा इसराइल की रियासत घुटनों पर आई है एक छोटे से मिलिटेंट ग्रुप के सामने, जिसको दुनिया समझती थी कि उसकी कोई हैसियत नहीं है।